गुड मॉर्निंग। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में कक्षा 10-2 विषय राजनीति विज्ञान में आप सभी बच्चों का स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीकरण व्यवस्था के लाभ और इसकी हानियाँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था का जन्म किन कारणों से होता है, ऐसे वो क्या कारण थे जिसने इस व्यवस्था को जन्म दिया। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करें तो द्विध्रुवीकरण की राजनीति को प्रोत्साहित करने में विश्व की दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा द्विध्रुवीकरण व्यवस्था को जन्म दिया जाता है। इन दोनों महाशक्तियों के द्वारा विश्व को दो ध्रुवों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इस व्यवस्था को द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो इस व्यवस्था का जन्म होता है, उस व्यवस्था से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ हुए, क्या इसकी हानियां हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीय व्यवस्था के लाभ। तो दो ध्रुवीय व्यवस्था के लाभ में सबसे पहले विचारधारा का प्रोत्साहन। द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि द्विध्रुवीकरण का आरंभ ही मुख्यतः विचारधारा से हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो विचारधाराएं मुख्य रूप से उभरी हुई थी। एक विचारधारा साम्यवादी और दूसरी विचारधारा पूंजीवाद। जहां सोवियत संघ ने मार्क्सवाद पर आधारित साम्यवादी विचारधारा को अपनाया, तो वहीं अमेरिका ने उदारवाद पर आधारित पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। इसलिए इन दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी विचारधारा को प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। तो द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था का पहला लाभ यह हुआ कि इस व्यवस्था के कारण विश्व में दो विचारधारा मुख्य रूप से उभर कर सामने आई। दूसरा द्विध्रुवीकरण का जो मुख्य लाभ छोटे और निर्बल राष्ट्रों के लिए लाभदायक। द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था से छोटे और निर्बल राष्ट्रों के लिए कई पक्षों से लाभदायक है। शीत युद्ध के काल में विश्व में दो महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए छोटे और निर्बल राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी थी। इस आर्थिक सहायता से इन छोटे और निर्बल राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। तो द्विध्रुवीकरण का यह लाभ निकला कि इस व्यवस्था के कारण जो छोटे और निर्बल राष्ट्र से उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। तीसरा इस व्यवस्था का यह लाभ हुआ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का पतन। द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था का एक लाभ यह हुआ कि इसके कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सैकड़ों देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के जुगल से मुक्त हो गए। इन महाशक्तियों द्वारा के प्रभाव से पूर्व उपनिवेशिक शक्तियों ने अपने अपने उपनिवेशों को मुक्त कर दिया था। तो इस प्रकार जो है द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का पतन होता है। अगला जो द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था का लाभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता। द्विध्रुवीकरण का यह लाभ हुआ कि इसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। दो ध्रुवीय व्यवस्था के कारण दो प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों में होने के कारण इनके प्रभाव क्षेत्र निश्चित होते हैं और दोनों महाशक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में रुचि रखते हैं और प्रायः एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी आती है। तो इस तरह दो ध्रुवीय व्यवस्था के हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। जहाँ हमें दो ध्रुवीकरण की व्यवस्था के लाभ मिलते हैं, वहीं इसके कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीय व्यवस्था के हमें क्या दोष प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए। तो इसका जो पहला दोष हमें देखने को मिलता है विस्तारवाद की इच्छा। द्विध्रुवीकरण की नीति का पहला दोष यह निकल कर आया कि इससे विस्तारवाद की इच्छा अधिक बढ़ गई। इससे विस्तारवाद की भावना इन महाशक्तियों में अधिक बढ़ गई। इन महाशक्तियों ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे सैनिक गठबंधनों के रूप में हो, और
अपनी अपनी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए विस्तारवाद की नीति अपनाई। इसलिए द्विध्रुवीकरण की नीति का यह मुख्य दोष है कि इसने विस्तारवाद की नीति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। दूसरा इसका जो दोष निकला, युद्ध का खतरा। द्विध्रुवीकरण का मुख्य दोष यह है कि इसके कारण जो है युद्ध का खतरा प्राय बना रहता है। दोनों राष्ट्रों में प्राय ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो कि युद्ध को आमंत्रित करता है। विश्व राजनीति में अगर हम देखें तो दो ध्रुवीयता के काल में U-2 विमान दुर्घटना, क्यूबा संकट आदि ऐसी घटनाएं थी जो कि युद्ध को भड़का सकती थी। कोई भी राष्ट्र युद्ध की पहल करके समस्त विश्व को युद्ध की अग्नि में धकेल सकता था। तो इसलिए द्विध्रुवीय व्यवस्था के कारण विश्व में युद्ध का खतरा प्राय बना रहा। तीसरा, द्विध्रुवीकरण की नीति का दोष, शस्त्र दौड़। शस्त्र दौड़ का अर्थ होता है अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना। तो द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था ने दोनों महाशक्तियों के मध्य शस्त्रों की अंधी दौड़ आरंभ कर दी थी। दोनों राष्ट्रों ने इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इतने अधिक अस्त्र शस्त्रों के स्वामी बन गए कि इन अस्त्र शस्त्रों से पृथ्वी को कई बार पूर्ण तौर पर नष्ट किया जा सकता है। शस्त्र दौड़ में दोनों राष्ट्रों द्वारा प्रतिवर्ष अरबों डॉलर खर्च कर दिए जाते थे। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में सोवियत संघ ने अपने धन का इतना अधिक खर्च किया कि सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। इस प्रकार शस्त्र दौड़ भी द्विध्रुवीकरण का मुख्य दोष माना जाता है। अगला इस व्यवस्था का जो मुख्य दोष निकला, आतंक और भय की स्थिति। द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था ने विश्व में आतंक और भय पैदा कर दिया था। इसका मुख्य कारण क्या था कि इन महाशक्तियों के द्वारा जो नए नए सैनिक उपकरणों की खोज, आणविक अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन बम ने दुनिया के लोगों के मन में भय पैदा कर दिया था। लोगों के मन में भय इसलिए था कि जिस तरह से इन परमाणु बमों का प्रयोग किया जा रहा था, परमाणु बम बनाए जा रहे थे, अगर एक परमाणु बम किसी राष्ट्र पर गिर जाता तो उससे पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी। इसलिए युद्ध और इसलिए आतंक का भय की स्थिति द्विध्रुव अवस्था के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो इसका मुख्य दोष माना जाता है। अगला इस व्यवस्था का मुख्य दोष, उभरती परमाणु शक्तियाँ। द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था को चुनौती परमाणु शक्ति से भी प्राप्त हुई, क्योंकि 1945 में अमेरिका ने और 1949 में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के कारण दोनों महाशक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। परंतु 1953 में ब्रिटेन, 1956 में फ्रांस, 1964 में चीन और 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण करके दोनों महाशक्तियों के परमाणु एकाधिकार को चुनौती दी थी। इसके अलावा विश्व स्तर पर अनेक राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की होड़ शुरू हो गई थी। सभी जो है विश्व के राष्ट्र जो है परमाणु शक्ति अर्जित करना चाहते थे। इसलिए जो है उभरती हुई जो परमाणु शक्तियाँ द्विध्रुवीकरण का मुख्य दोष माना जाता है। इस प्रकार जहाँ द्विध्रुवीय व्यवस्था के हमें कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा हानियाँ या इस व्यवस्था के दोष उभर कर सामने आते हैं, जो द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था के लिए मुख्य चुनौती बनते हैं। तो आज हमने इस व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि जो द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से विश्व स्तर पर क्या लाभ हुए। जहाँ लाभ प्राप्त हुए उसके साथ साथ इस व्यवस्था के हमें अनेक खामियां, अनेक हानियां देखने को मिलती है, जिसने द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था को मुख्य चुनौती दी। तो आज का हमारा विषय यही था कि दो ध्रुवीकरण की व्यवस्था के लाभ और इसकी हानियां।